हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। अगली सुबह माया और विक्रांत एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे और खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। विक्रांत जागा और फ्रेश होने के बाद माया के पास आया। उसने धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, सुबह हो चुकी है माया, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। माया ने हल्के से आंखें खोली और मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वह अपना दाहिना हाथ उठाने लगी। तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। विक्रांत ने पूछा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? मैंने तुम्हें कल रात ज़्यादा परेशान कर दिया क्या? माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विक्रांत, कल तक तो मैं अपने दाहिने हाथ को हिला पा रही थी, आज तो मुझे फील भी नहीं हो रहा। विक्रांत ने उसका दाहिना हाथ पकड़ते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने उस कलाई पर पिंच करते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ फील हुआ? माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? दवा का असर उल्टा कैसे हो गया? वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हल्का सा ऊपर उठते ही वापस बिस्तर पर गिर गई। उसने कहा, विक्रांत, मैं उठ भी नहीं पा रही। मुझे मेरा दाहिना पैर भी फील नहीं हो रहा। विक्रांत ने कहा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जल्दी ही एक डॉक्टर माया को चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा, इनके बॉडी का दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो गया है। ये कैसे हुआ उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। विक्रांत ने कहा, मैं हॉस्पिटल ले जाकर उसका टेस्ट करवा दूंगा। डॉक्टर के जाते ही माया ने रोते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहला इंजेक्शन ठीक से काम कर रहा था, तो दूसरा इंजेक्शन कैसे काम नहीं कर रहा? तुम उसे कॉल करके क्यों नहीं पूछते? विक्रांत ने श्याम को कॉल किया और पूछा, आपने 2 इंजेक्शन दिए थे माया के लिए, एक से उसका हाथ ठीक होने लगा था, लेकिन कल रात दूसरा इंजेक्शन लगाते ही उसका हाथ और पैर दोनों ही काम करना बंद कर चुके हैं। श्याम ने पूछा, पहले यह बताओ, अथर्व को जो इंजेक्शन देना था वो माया ने दे दिया? विक्रांत ने माया को देख जवाब दिया, कपूर हाउस से निकलने से पहले माया ने अथर्व के पैरों में इंजेक्शन लगा दिया था। अब तक उसका असर हो चुका होगा। हमने सुना कल वो लोग जल्दबाजी में हॉस्पिटल भी गए थे। श्याम ने कहा, ये अच्छी खबर है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि माया के साथ ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हमारे डॉक्टर की टीम उसे चेक कर लेगी, शायद कोई और वजह रही हो। विक्रांत माया को लेकर उसकी बताई जगह पर गया। वहाँ 3-4 डॉक्टर्स थे, सब माया को चेक कर रहे थे। उसके बाद उनके हेड ने कहा, उन्होंने वो मेडिसिन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर ली है जिससे इंसान पैरालाइज हो सकता है। माया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दोनों इंजेक्शन अलग अलग डब्बों में रखे थे और वो इंजेक्शन तो मैं ऑलरेडी अथर्व को दे चुकी हूँ। श्याम ने कहा, पागल लड़की, अगर सही इंजेक्शन दिया होता तो गलत इंजेक्शन तुम्हारे बॉडी तक कैसे पहुंच गया? एक काम ठीक से नहीं हो सका। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकर जाओ इसे। विक्रांत घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। हम अथर्व तक पहुंचने की फिर से कोशिश करेंगे। इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। प्लीज मेरी माया को ठीक कर दीजिए। श्याम उसे इग्नोर कर जाने लगा। विक्रांत ने उसका पैर पकड़ते हुए कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। श्याम उसका हाथ झटक कर जाने लगा। तभी विलियम स्मिथ वहां आते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है विक्रांत कि हम तुम्हारी मदद करना नहीं चाहते। परेशानी ये है कि मदद कर नहीं सकते। माया ने एक सही डोज लिया और दूसरा गलत। हमें भी नहीं पता अब उसकी बॉडी हमारे एंटीडोट से कैसे रिएक्ट करेगी। विक्रांत ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे पूरा यकीन है, अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी माया को ठीक कर दीजिए।
श्याम ने कहा। ठीक है, उसे यहीं रहने दो। हमें दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करना होगा। रिजल्ट क्या होगा मैं नहीं बता सकता। बदले में तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। विक्रांत ने हाँ में सिर हिला दिया। विलियम बोला, यू रियली लव योर वाइफ, इतना कि तुम उसके लिए दुनिया के सामने उसका भाई भी बनने को तैयार हो गया। सच में लोग प्यार में क्या कुछ नहीं करते। तभी एक तरफ से आवाज आई, अफसोस, ये प्यार उसे जेल जाने से नहीं बचा पाएगा। सबने उस तरफ देखा। वहां संस्कार और आदित्य खड़े थे। उनके पीछे कई लोग अंदर आने लगे। श्याम उन्हें धक्का दे विलियम को लेकर एक दरवाजे के अंदर चला गया। आदित्य और संस्कार उनके पीछे गए। डर माया और विक्रांत को बाकी लोगों ने घेर लिया। विक्रांत ने माया को गले से लगा लिया। आदित्य और संस्कार चार एक जैसे दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके पीछे दो और लोग आए और वो सब एक एक दरवाजे के अंदर चले गए। सबके सब अलग अलग रूट पर निकले। आदित्य ने संस्कार को कॉल कर कहा, उन लोगों ने भूल भुलैया बना रखी थी। संस्कार बोला, तुम सीधे घर पर मिलो। माया और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी सबके साथ। वहाँ बहुत सारे इलीगल ड्रग्स मिले हैं। शिवी अपने कमरे में थी जब आदित्य ने उसे मैसेज किया। विक्रांत और माया बाकी डॉक्टर के साथ अरेस्ट हो गए हैं। शिवी आईने में खुद को देखने लगी। वह मुस्कुराई। माया को लगा होगा वो जीत गई है, लेकिन उसे नहीं पता था मैं उससे 2 कदम आगे चल रही थी और वो धीरे धीरे खुद अपने पैरों पर चलकर मेरे जाल में फंस गई। वह याद करने लगी, जब शिवांगी माया को एक्सरसाइज करवाने उसके कमरे में गई थी, तभी उसने वो दोनों बॉक्स उसके तकिए के नीचे देख लिया था। जिस तरीके से माया उनके सामने बैठ गई थी, उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी वहाँ। जब अंजलि जी ने माया को अपने कमरे में बुलाया, शिवांगी उसके कमरे में गई और दोनों बॉक्स के इंजेक्शन से थोड़ा थोड़ा लिक्विड निकालकर एक छोटे ट्यूब में डाल दिया। वो कमरे में तलाशी लेने लगी जब उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े सिरिंज पर गई। उसने उसे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में डाला और कमरे से बाहर निकल गई। वो एक साइड रोड में किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में एक बाइक आकर रुकी। उस पर आदित्य था। उसने हेलमेट पेट्रोल टैंक पर रखते हुए कहा, क्या हुआ, चोरी चुपके क्यों बुलाया मुझे? शिवी ने उसे एक पैकेट थमाते हुए कहा, सारे सैंपल को टेस्ट के लिए भेज दो और उसके रिजल्ट मुझे दे देना। इस बारे में हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आदित्य ने गौर से उसे देखते हुए पूछा, संस्कार या बाकी टीम को भी नहीं? शिवी ने कुछ सोचते हुए कहा, किसी को नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है हम पर कोई नज़र रख रहा है, इसलिए जितने कम लोगों को इस बारे में पता होगा, इस इंफॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। अगले ही दिन आदित्य ने बताया, उन दोनों दवाइयों में से एक दवा वही है जो हॉस्पिटल में अथर्व को देने की कोशिश की गई थी और दूसरी के बारे में पता लगाने में वक्त लगेगा। शिवांगी मुस्कुराई। इसका मतलब उस दिन माया अकेले में अथर्व को ये दवा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंजीत पहुंच गया और शायद उससे छुपने में वो इंजेक्शन उसके हाथ में लग गया, जिसकी वजह से आज उसके हाथ की ये हालत है। दूसरी दवा शायद एंटीडोट हो। माया यहाँ अपने अधूरे काम को पूरा करने आई है। अब उसे उसके ही खेल में मात देनी होगी। तुम विक्रांत पर नजर रखो। माया बहुत जल्द उससे मिलने जाने वाली है। मौका मिलते ही उसने उन दवाइयों को बदल दिया। जिस बॉक्स में पैरालाइज करने की दवा थी, उसने उसमें एक नॉर्मल सेलाइन की इंजेक्शन रख दी और उस ग्रे बॉक्स में उसने वो दवाई रख दी जिससे किसी को पैरालाइज किया जा सकता था। वह अपनी यादों से बाहर आई। उस दिन जब अथर्व ने कहा कि उनके कमरे में कोई आया था, मैं समझ गई थी कि वहाँ माया थी। वह अथर्व को इंजेक्शन लगा इस घर से चली गई और अब एंटीडोट की जगह वो दवा खुद को दे दिया है उसने। जैसे ही वो दवा असर की, दोनों उस बिल में भागे जहाँ उन्हें ये मिला था। बस अगर बाकी सब भी पकड़े जाते तो ये खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता। इधर अंजलि जी को सीसीटीवी फुटेज मिली थी जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की थी, जिसमें शिवांगी का चेहरा उन्हें नजर आ रहा था। उन्होंने खुद से कहा, शिवांगी अथर्व को घर आने से पहले से जानती थी। वो कोमा में हर रोज उससे मिलने आ रही थी
वह भी एक बार नहीं, कई बार। क्या है उसकी पहचान? वो अथर्व के आसपास रह रही है। अथर्व के लिए शिवांगी घर में काम करने आई है। शायद यहाँ भी उसने उसी के लिए ज्वाइन किया था। आदित्य और संस्कार घर वापस आए। विधि और विशाल हॉल में ही बैठे थे। जहाँ आदित्य के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं संस्कार के चेहरे पर परेशानी। विशाल ने पूछा, तुम दोनों के चेहरे पर अलग अलग भाव कैसे हैं, जबकि तुम दोनों साथ ही गए थे और वापस आ रहे हो? आदित्य बैठा और अपने हाथ में पकड़ा पैकेट दिखाते हुए बोला, मैं हम सबके लिए बाहर से खाना लेकर आ रहा हूँ। विधि, चलो सबके लिए प्लेट्स लेकर आते हैं। विधि ने खड़े होते हुए पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई खास खबर देना चाहते हो? संस्कार ने उसे देखा और बैठ गया। आदित्य बोला, मेरा शक सही निकला। मैंने संस्कार से कहा था विक्रांत में कुछ गड़बड़ है, और देखो आज वो जेल पहुंच चुका है। विशाल ने चौंकते हुए पूछा, जेल? कैसे? आदित्य मुस्कुराया, बुरे काम का बुरा नतीजा। तुम लोगों को पता है, अथर्व को हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन देने के लिए आने वाला इंसान विक्रांत था, जिसे शिवी ने रोका था। और अब पता चल रहा है कि माया भी उसके साथ थी। वो कपूर हाउस में उसी अधूरे काम को पूरा करने गई थी, लेकिन कर नहीं पाई। विधि ने कहा, दुश्मन हमारे सामने था और हमें पता भी नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, तो आदित्य ने उसकी मुट्ठी पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, शिवी की नज़र हर वक्त उस पर थी, इसलिए तो उसके ही खेल में हमने उसे मात दी है। वह उसे सब कुछ बताने लगा। वह आखिर में बोला, विक्रांत और माया भाई बहन नहीं, पति पत्नी हैं। विशाल ने पूछा, तुम लोगों ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? संस्कार बोला, मुझे भी कहाँ बताया था, वह तो इसे शिवी से एक दिन बात करते हुए सुन लिया मैंने। शिवी का कहना भी सही था। हम लोग अथर्व के आसपास रह रहे थे, फिर भी मुसीबत उस तक पहुंच ही रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम में से किसी के थ्रू उन तक खबर पहुंच रही थी। इस बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया और सब सही से हो गया। विशाल ने कहा, तुम हम पर शक कर रहे हो? विधि ने कहा, नहीं विशाल, हो सकता है किसी ने हमें बग कर रखा हो और हमें अंदाजा भी नहीं है। मुझे लगता है घर में हर एक चीज़ को फिर से चेक करने की ज़रूरत है। आदित्य बोला, वो सब होता रहेगा, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ लेकर आया हूँ, वो खा पी लो। वो और विधि सबको प्लेट में सर्व करने लगे। विशाल खाने के बाद एक खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे के भाव नाराजगी वाले थे। विधि ने पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? विशाल ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? शिवी, आदित्य और संस्कार ने हमें अलग कर इस प्लान को अंजाम दिया। विधि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसा कुछ भी नहीं है विशाल, तुम ज्यादा सोच रहे हो। शिवी को हम पर शक नहीं हुआ था, बल्कि दुश्मनों से सावधानी रख रही थी वो। वैसे भी चाहे किसी ने भी कुछ भी किया है, एंड रिजल्ट तो सही है ना। वो लोग वहां से भाग गए, वरना हम उस पूरी गैंग का जड़ से सफाया कर देते। विशाल बोला, अगर उन्होंने हमें बताया होता तो शायद वो लोग भी पकड़े जाते। विधि उसके गले लगते हुए बोली, इसलिए नाराज हो तो? फिक्र मत करो, वो पकड़े नहीं गए, लेकिन हमने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है उन्हें। उन्हें वापस खड़ा होने में बहुत वक्त लगने वाला है। विशाल धीरे से बोला, हमने नहीं, शिवी, आदित्य और संस्कार ने। विधि ने उसके चेहरे को देखा। विशाल, हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी उन्हें पकड़ना था, इसलिए उन्होंने वही किया जो सही लगा, और वो थोड़ा पूरा भी हुआ है। विशाल ने मन में कहा, विधि को कभी उन पर जरा सा भी शक नहीं होता, पता नहीं कैसे। शाम को अंजलि जी घर आई। उन्हें शिवांगी नई लड़की के साथ अथर्व के लिए डिनर तैयार करते दिखाई दी। उन्होंने मन में कहा, इतना तो मुझे पता है कि इसे सैलिस भाई साहब ने भेजा है। शायद उन्हीं के कहने पर वह इतने वक्त से उसके आसपास रह रही थी। क्या वो अथर्व को प्रोटेक्ट कर रही है ऐसे? करण जी ने उनके सामने आते हुए पूछा, अंजलि, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब साथ में डिनर के लिए बैठते हैं फिर। सब टेबल के पास आए। ईशान ने अथर्व की प्लेट में वो डिश डाला जो उसने बनाया था, तो शिवांगी ने दूसरी डिश डाली। ईशान ने कहा, अथर्व पहले मेरी वाली खाएगा, मैंने उसके लिए बहुत प्यार से बनाया है।
शिवांगी ने उसे घूर कर देखा। ईशान जानता था वह सबके सामने उसका विरोध नहीं करेगी। अंजलि जी ने आज ध्यान दिया कि ईशान और शिवांगी अक्सर अथर्व के लिए बहस करते थे। उस दिन कमरे में भी तो इसी बात को लेकर शायद दोनों में झड़प हो रही थी। दोनों ही अथर्व को पकड़ने के लिए बिस्तर पर उसके साथ लेटे हुए थे। कृतिका ने कहा, डैड ने मॉम के लिए कुछ बनाया, भाई के लिए दो दो लोगों ने कुछ न कुछ बनाया है, लेकिन मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं। शिवांगी ने उसके प्लेट में परोसते हुए कहा, ये मैंने आपके लिए बनाया है, भिंडी। सुना आपको पसंद है? कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, सिर्फ आप ही मेरे बारे में सोच रही हैं। ईशान बड़बड़ाया, सोच नहीं रही, बुरा लग रहा है तुम्हारा दिल तोड़कर। करण जी के कान खड़े हो गए ये सुनकर। वो उसके बगल में बैठे थे। कमरे में आते ही अंजलि जी ने करण जी से पूछा, ऐसा कुछ है जो आपको पता है और मुझे नहीं? करण जी ने पूछा, आप किस बारे में पूछ रही हैं? वह बोली, कोमा में अथर्व से मिलने शिवांगी आ रही थी और घर आते ही वह यहाँ 24 घंटे रहने लगी है। मैंने उन दोनों में एक करीबी देखी है जो सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में नहीं हो सकती। ईशान का व्यवहार भी उसके लिए अलग है। वो अथर्व के लिए उससे रोज बहस करता है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। करण जी ने कहा, शिवांगी कबीर की मुंह बोली बहन है, वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अंजलि जी ने कहा, मतलब दोनों में पहले से दोस्ती है? करण जी ने कहा, हाँ, ईशान को पसंद नहीं आ रहा उसका दोस्त किसी और को थोड़ी भी अहमियत दे। अंजलि जी मुस्कुराई। ये जानकर वो थोड़ी निश्चिंत हो गई। वह चेंज करने के लिए जाने लगी। तभी करण जी ने कहा, मैंने सुना माया और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजलि जी ने हैरानी से उन्हें देखा। वह बोले, दोनों इलीगल ड्रग्स का काम कर रहे थे। अभी ये न्यूज़ में नहीं आया है, लेकिन कुछ बड़ा ही किया है उन्होंने। वह कमरे से बाहर चले गए। अंजलि जी बिस्तर पर बैठ गई। एक ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोच रही थी। करण जी ऊपर आए। सिटिंग एरिया में शिवांगी बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वो उन्हें देख खड़ी हो गई। करण जी ने उसे बैठने का इशारा किया और उसके सामने बैठते हुए बोली, कृतिका मंजीत की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है। शिवांगी के हाथ कीबोर्ड पर चलते चलते रुक गए। उसने नजरें उठा उन्हें देखा। वह बोले, मेरी बेटी के दिल के साथ खिलवाड़ हुआ है। जब उसे मंजीत की सच्चाई पता चलेगी तो कितना बुरा लगेगा। वो सामने है, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। शिवांगी ने अपनी आंखें रोल की। इसका मतलब इन्हें मंजीत के बारे में भी पता है? करण जी मुस्कुराए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को जरा सी भी तकलीफ हो। कोशिश कीजिएगा शिवांगी आप इस बात को संभालने की। शिवांगी ने अपना निचला होठ दांतों तले दबा दिया। वह उठकर चले गए। शिवांगी तुरंत वहां से भागते हुए अथर्व के कमरे में चली गई। करण जी दीवार से बाहर निकले और मुस्कुराकर बोले, भगवान ने बड़ा सोच समझकर आपको भेजा है मेरे घर पे शिवांगी। शिवांगी बिस्तर पर बैठे अथर्व के पास आकर लिपट गई। अंकल को मंजीत के बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? कृतिका मंजीत के बारे में पता कर रही है। अथर्व बोला, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। शिवांगी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। पता नहीं अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दिन ब दिन मेरी इमेज उनके सामने गिरती ही जा रही है। तभी दरवाजे पर खड़े ईशान ने कहा, काम ही ऐसे करती हो। अच्छा है, उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम अथर्व के लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हो। शिवांगी ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। अगले दिन अथर्व ने अपनी ट्रीटमेंट का सेकंड सेशन लिया। शाम को जब सब लोग घर आए तो पूरे हॉल को सजा देख हैरान रह गए। करण जी ने मन में कहा, कहीं अथर्व आज अपने और शिवांगी के बारे में तो नहीं बताने वाला सबको। तभी अथर्व शिवांगी और ईशान के साथ हॉल में आया। करण जी ने कहा, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, कोई खास बात है क्या? फिर उसके पास जाकर उसके कान में बोले, कहीं आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है? अथर्व ने धीरे से कहा, डैड, आप जिस धमाके का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको आज नहीं मिलने वाला।
बल्कि एक अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। अंजलि जी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ बोली, अच्छा लग रहा है, तुम लोगों ने घर को इस तरह सजाया है। अथर्व ने अपने पैर बिना किसी सहारे के नीचे रख लिए। अंजलि जी हैरानी से उसे देखने लगी। वह उनका हाथ पकड़ खड़ा हो गया। उन तीनों के ही आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, यह बताने के लिए पूरी डेकोरेशन की गई है। अंजलि जी ने उसे गले लगा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ठीक हो रहे हो, ईशान ने कहा। अभी सिर्फ खड़ा हो पाता है, करण जी ने उसे किनारे से पकड़ते हुए कहा। बहुत जल्द दौड़ने भागने लगेगा। कृतिका दूसरी तरफ से आते हुए बोली, भाई यह खुशखबरी देकर तो आपने सारी थकान ही खत्म कर दी। क्यों ना हम सब आज रात भर पार्टी करें। तभी शिवांगी ने कहा, नहीं कर सकते। सबने उसे देखा तो वो बोली, मुझे लगता है डॉक्टर कपूर को अभी भी आराम की जरूरत है। रात की नींद उनके लिए बहुत जरूरी है। ईशान ने कहा, कृतिका तुम फिक्र मत करो, हम सब पार्टी करेंगे। इन दोनों को जाने दो सोने के लिए। कृतिका बोली, बिल्कुल ईशान भाई। जल्दी ही वहां कबीर और दर्शन भी आ गए। सबने साथ में डिनर किया और ढेर सारी बातें की। आज दर्शन और कबीर भी यहीं रुक रहे थे। कबीर अथर्व के कमरे में था और दर्शन ईशान के कमरे में। कबीर ने पूछा, तुम शिवांगी से अब कोई सवाल नहीं करते? अथर्व बोला, कोई फायदा नहीं है, उसे जब बताना होगा वो खुद बता देगी। इतना तो यकीन करता हूँ मैं उस पर, कोई बड़ी बात रही होगी, वरना वो इतना कुछ नहीं करती। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत प्यार करते हो उससे, बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर सकते हो उसकी, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। अगली सुबह वह तैयार हो अथर्व के कमरे से सीढ़ियों के पास आया था जब कृतिका से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे को संभाला और मुस्कुरा उठे। कृतिका ने कहा, आपसे कभी ज्यादा बात या मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले आप सिर्फ एक बार मुंबई आए थे। कबीर ने कहा, हाँ वो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। वह जाने लगा तो कृतिका उसके सामने आ गई। वह बोली, इतनी जल्दी क्या है, नाश्ता करके जाइएगा। मैंने सुना शिवांगी आपकी बहन है। कबीर बोला, पापा की कॉलेज की बेटी है। बचपन से जानता हूँ उसे और बहन की तरह ही माना है। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, आप कितना कम बोलते हैं, ईशान भाई से बिल्कुल अलग। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, मुझे थोड़ी जल्दी है। वो तुरंत वहां से चला गया। कृतिका उसकी हड़बड़ाहट देख बोली, मैं कौन सा यहाँ बांध कर रखने वाली थी। वो भी नीचे उतर गई। शिवी ये सब कुछ दूर खड़ी देख रही थी। उसने मन में कहा, अगर कृतिका को कोई और मिल जाए जो उससे सच में प्यार करता हो तो वो मंजीत को भूल जाएगी। इधर विक्रांत ने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया था और माया को जाने देने को कहा था। वहीं माया विक्रांत को छोड़ने को कह रही थी। पुलिस वालों ने दोनों को आमने सामने बिठाया। माया ने रोते हुए कहा, विक्रांत, तुम सिर्फ मेरा साथ दे रहे थे, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। विक्रांत ने कहा, सर, माया मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। उसे वो इंजेक्शन मैंने ही दिया था। वो सारे ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो हमारे घर से उस इंजेक्शन को ढूंढ कर ला सकते हैं। उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। वह आगे बोला, मैं माया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए इसके साथ वो सब किया। माया लगातार रोई जा रही थी। विक्रांत ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, तुम बाहर जाओ और अपना इलाज करवाओ, मैं यहाँ ठीक रहूंगा। विक्रांत ने खुद को गुनहगार साबित कर दिया था। माया को पुलिस वालों ने जमानत पर छोड़ा था, साथ ही उस पर नजर रखा जाना था। वह जैसे ही व्हील चेयर पर बाहर आई, उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। सामने ब्लू रंग की कुर्ती पहने एक महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। पता नहीं कितना पागल हो गया है तुम्हारे प्यार में कि अपनी कसम देकर तुम्हारे कहने पर हमसे अब तक सब करवाया और अब तुम्हें बचाने के लिए जेल चला गया। उन्होंने उसका कंधा झकझोरते हुए कहा, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? अब क्या उसकी जान लेकर मानोगी? माया ने रोते हुए कहा, मम्मी जी,
मैं बस अपने साथ हुई। उस महिला के बगल में खड़े आदमी ने कहा, खबरदार, फिर से अपने साथ हुए नाइंसाफी की बात की तो तुम्हारे पिता गुनहगार थे, इसीलिए सजा मिली। करण कपूर ने बस अपना काम किया था। तुम्हारे पिता का केस ना लेकर उनका केस लिया जो सही थे। ये बात हमें पहले से पता होती तो तुम्हें विक्रांत से दूर रखते। अब दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। दोबारा विक्रांत के सामने जाने के बारे में सोचना भी मत। वो लोग अंदर चले गए। माया ने आंसू भरी आंखों से उनके जाने की दिशा में देखा। वह बोली, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। शिवांगी, अथर्व, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। 2 दिन बाद करण जी ने कहा कि उन्होंने अथर्व के ठीक होने के लिए शिरडी में मन्नत मांगा था, इसलिए वो वहां दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। अंजलि जी ने भी उनके साथ जाने का सोचा। कृतिका एक दिन के लिए किसी काम से दिल्ली चली गई। वहीं ईशान को अचानक बैंगलोर जाना पड़ा। घर में सिर्फ शिवांगी और अथर्व ही थे। इधर शिवी के टीम के घर पर विधि सिस्टम के सामने बैठी थी। उसने थकान से जम्हाई ली तो विशाल बोला, विधि, तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं हूं यहाँ सब देखने के लिए। विधि ने कहा, हमें आज कपूर हाउस के आसपास नजर रखनी है। तुम्हें पता है ना, आज घर में सिर्फ अथर्व और शिवी हैं। विशाल ने कहा, ये बात किसी को पता थोड़े ही है। तुम जाओ आराम करो, 1 घंटे बाद फिर आ जाना। उसने उसे खड़ा कर कमरे से बाहर कर दिया। वो सच में बहुत थकी हुई थी, इसलिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। विशाल सिस्टम के सामने बैठा। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखा और कीबोर्ड में कुछ टाइप कर वह खड़ा हो खिड़की के पास चला गया। उसके हाथ में सिगरेट का पैकेट था। उसने उसमें से एक सिगरेट निकाली और लाइटर से जला ली। वह पहला कस ले बोला, पता नहीं कब तक ये सब करना पड़ेगा। इधर कपूर हाउस में शिवी अपने कमरे में आई और टेबल पे रखा अपना लैपटॉप ऑन किया। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। काले कपड़े पहने कई लोग कपूर हाउस में घुस आए थे। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी में एक बटन दबाकर कहा, संस्कार, आदित्य, डेंजर। लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने घड़ी को देखा, फिर कहा, कनेक्शन कैसे कट गया। वह तुरंत वहां से अथर्व के कमरे में गई और उसे व्हील चेयर पर बिठा सीक्रेट डोर से अपने कमरे में ले आई। वह अपनी अलमारी से गन और चाकू निकाल खुद को लड़ाई के लिए तैयार करने लगी। शिवांगी ने एक नज़र लैपटॉप को देखा। वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे। वह अथर्व के साथ बाथरूम में छुप गई और लैपटॉप में बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने लगी। अथर्व ने पूछा, कौन है वो लोग। शिवांगी बोली, वहीं जिन्होंने आपका एक्सीडेंट किया था। आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। उसने लैपटॉप से भी मैसेज और सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसने फ़ोन से एक मैसेज संस्कार को भेज दिया। उसने मन में कहा, इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने जैमर लगा रखा है। वो आदमी अथर्व के कमरे में आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ वो नहीं मिला। कुछ देर में वो कमरे से बाहर निकले और सीधी सेवी के कमरे में घुस गए। उन्हें वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। उनमें से एक ने अपने चेहरे से नकाब निकाला। ये श्याम था। उसने कहा, हर जगह उन्हें तलाशो, कबर्ड, बाथरूम, कोई भी जगह मत छोड़ना। वो लोग यहीं कहीं छिपे होंगे। शिवी ने मन में कहा, अगर मैं बाहर नहीं निकली तो वो लोग अथर्व तक पहुंच जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। उसने अथर्व की गोद में लैपटॉप रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम है, आप बाहर नहीं निकलेंगे। अथर्व कुछ बोलता उससे पहले ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और बोली, कौन हो तुम लोग और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। उसने पीछे से बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। श्याम ने अपने चेहरे को फिर से ढक लिया और धीरे धीरे एक एक कदम लेते हुए उसके पास आया। अथर्व कहाँ है। शिवी ने कहा, मैं उनकी बीवी नहीं जो उनके हर बात की मालूमात रखूं। श्याम ठहाके मारकर हंसने लगा, फिर उसे देखते हुए बोला, लेकिन जितना मुझे पता है तुम्हें सब पता होता है। कोई बात नहीं, जल्दी ही हम उसे ढूंढ लेंगे। शिवी मुस्कुराई, इतना आसान नहीं होगा उन तक पहुंचना। श्याम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
अगर मुझे आज तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तब भी उस तक पहुँच कर रहूँगा। मेरे पास वक्त ही वक्त है। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन उसके तरफ बढ़ाई, लेकिन एक ही पल में वो शिवी के हाथ में थी। उसने अपने हाथ को देखा, फिर शिवी को, जो उस पर गन ताने खड़ी थी। उसके पीछे खड़े लोग आगे बढ़ने लगे जब शिवी ने कहा, अगर कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। उसके चेतावनी देने के बावजूद एक आदमी आगे बढ़ा और एक पल में वो जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। शिवी ने गन चला दी थी, लेकिन उसमें साइलेंसर लगे होने की वजह से आवाज नहीं आई। उस आदमी के घुटने पर गोली लगी थी। श्याम बोला, मेरे पास ज्यादा गन है शिवी। शिवी ने गौर से उसे देखा। बहुत जानकारी है मेरे बारे में। अंदर अथर्व दरवाजे के पास आ चुका था और उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकार। उसे बाहर हो रही हर बात सुनाई दे रही थी। उसने कहा, शिवांगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाहर सबने गन निकाल ली और सीवी की तरफ तान दी। सीवी बोली, मुझे नहीं पता था तुम सब इतने कमजोर हो कि एक लड़की से डर जाओगे। श्याम बोला, बात सही है। तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, आज देख भी लूं। तुम सब बाहर जाओ। शिवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सब जाना नहीं चाहते थे, लेकिन श्याम के कहने पर चले गए। श्याम ने कहा, गन किनारे रख दो, तब तो बराबरी का मुकाबला होगा। शिवी ने गन टेबल पर रख दी। कुछ ही देर में श्याम और शिवी में हाथापाई होने लगी। कुछ देर दोनों खाली हाथ ही लड़ते रहे, लेकिन फिर शिवी ने अपने कमर से चाकू निकाल ली। श्याम उसके वार से बचते हुए बोला, ये धोखा है। शिवी ने कहा, जंग में सब जायज है। श्याम ने भी एक चाकू निकाल लिया। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। तभी शिवी के हाथ पर चाकू लग गया और उसके हाथ से चाकू छूट गया। श्याम ने टेबल से गन उठा उसके माथे पर तान दी। वहीं उसी वक्त अथर्व ने खींचते खींचते दरवाजा खोल दिया और सामने देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। शिवी और श्याम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं था कि अथर्व उन्हें देख रहा था। क्या होगा आगे? क्या श्याम अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा या फिर शिवी खुद को और अथर्व को उससे बचा लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ और सुबह के 4 बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि ये वीडियो कंप्लीट कर सकूँ आपके लिए। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।